अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, मशरिक़ वस्ता में अब जंग की आग मज़ीद भी फैलती हुई नज़र आ रही है। ईरान और इसराइल के तनाज़े में, इस जंग में बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अब अमरीका भी कूद पड़ा है। और सिर्फ कूदा नहीं है बल्कि ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं उनको उसकी जानिब से टारगेट किया गया है। वहाँ पर B-2 बम्बार्ड तैयारे के ज़रिए बमबारी की गई है। और B-2 स्टेल्थ जो उनके जहाज़ हैं, उन्होंने 30,000 पाउंड वज़नी बॉम्ब वहाँ पर गिराए हैं। 3 न्यूक्लियर साइट्स का जिक्र आ रहा है, जिसमें गालिबन इस्फ़हान भी है और इसके अलावा फ़र्दू भी है, और जो इनकी एक बेसिक जिसका नाम सबसे पहले आया था, नतंस की जो एटमी तनसीबात है, उसका नाम भी आ रहा है। अब ईरान की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि हम तो जनाब पहले ही यहाँ से जो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट्स थी उनको निकाल चुके थे, ये खाली कर चुके थे। लेकिन अमेरिका इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मीडिया से गुफ्तगू किया, अब से कुछ देर पहले जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं और जो फ़िज़ाइया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू की और बड़ी रौनक देखने में आ रही थी। और उन्होंने कहा कि जनाब, दुनिया को हमारी बात माननी होगी, और हमने तो पहले ही मुतनब्बे कर दिया था, 60 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ईरान ने इस पर कोई मज़ीद बातचीत नहीं की और डायलॉग्स नहीं किए। और अगर कोई रिटेलिएशन अटैक किया गया या अमरीकी एसेट्स को जो कि मिडल ईस्ट में मौजूद हैं उनको निशाना बनाया गया, तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक नताइज इसके मुरतब होंगे और कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक ईरान के लिए साबित हो चुके हैं। जबकि ट्रंप की जानिब से भड़कें देखने में आ रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि अमन का रास्ता चुनने का ईरान के पास ये आखिरी वक्त है, और ऐसा ना किया गया तो फिर जाहिर है इससे भी बढ़कर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जनाब, वही ट्रंप हैं जो कि अब से कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे कि अभी वो 15 दिन तक इस सारे मामलात को देखेंगे, और अभी वो देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वो पीस की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं तो आके जंगे रुकवा दूंगा। ख़ासकर उन्होंने ज़िक्र किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में फ़लस्तीन के मसले को और ईरान के मसले को लेकर, और रशिया यूक्रेन जंग की भी रुकवाने की उन्होंने बात की थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि शायद वो सब एक डिसेप्शन था, और अब बाकायदा तौर पर उन्होंने एक नया फ्रंट भी खोल दिया है। ईरान ने भी इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। शायद कहीं ना कहीं वेस्ट के दिमाग में ये था कि अगर अमेरिका ईरान पर इस तरह से हमला कर देता है तो शायद ईरान सरेंडर कर देगा, क्योंकि आपको याद होगा कि अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा भी ईरान से किया जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। कुछ ऐसा ही देखने में आ रहा है, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस ईरानियन लीडरशिप की जानिब से सामने भी आ रहे हैं, और उन्होंने अभी तक कोई सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी न्यूक्लियर चीज़ें थी यहाँ पर मौजूद, जो यूरेनियम इनरिचमेंट थी, उसको हम पहले ही यहाँ से मूव कर चुके हैं। बल्कि सोशल मीडिया पर तो हम ये देख रहे हैं कि सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ रही हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो अब माहिरीन हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे तो कोई चिड़िया भी पर मारती है अगर, तो अमेरिका को पता चल जाता है। लेकिन क्या जब तमाम तर जो यूरेनियम एनरिचमेंट्स थे जब उनको मूव कर रहा था ईरान, तो क्या अमेरिका को पता नहीं चला? तो कुछ माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से फेस सेविंग दी गई है इसराइल को, क्योंकि इसराइल ये चाहता था कि अमेरिका जंग में कूदे और आके उनकी मदद करें। नेतन्याहू बार बार जनाब अमेरिका को और ट्रंप साहब को पुकार रहे थे कि आएँ और हमारी मदद करें, और अब भी उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया है अमेरिका के इस इक़दाम पर और उनको प्रेस कर रहे हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका भी बड़ा प्राउड का इस पे इज़हार कर रहा है और कह रहा है कि जनाब, हमने जो ये कार्रवाई कर दी है, दुनिया की कोई ताकत, कोई फोर्स ऐसा नहीं कर सकती थी कि जिस तरह से हमने ईरान के अंदर जाके उनकी न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं, तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया गया है। फिर आज जो अब्बास अरागची साहब हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने OIC का जो इजलास हो रहा है इस्तांबुल में, वहाँ पर भी गुफ्तगू की, उनसे कुछ सवालात हुए। ख़ासकर उन्होंने NPT पर भी सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा ये ट्रीटी बिल्कुल फेल हो गई है, ना ये ईरान को प्रोटेक्ट कर पा रही है, ना ही हमारे NPT के इस मुआहदे को इसने प्रोटेक्ट किया है, बल्कि हमारे लिए चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान ने NPT को 1968 में
साइन किया था। फिर उनसे ये भी क्वेश्चन हुआ कि जनाब जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं डेफिनेटली क्या आपका अभी वही सेम लेवल का ट्रस्ट है वेस्ट के ऊपर, जिस पर उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है हमारे ट्रस्ट को तो बहुत धचका पड़ा है। और ये सेकंड टाइम हुआ है कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो पहले जब ओमान में होने थे मुज़ाकरात तो इसराइल ने अटैक कर दिया था। अब जनाब जब EU के साथ यानी यूरोपीय यूनियन के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो तब उसे अमेरिका ने सैबोताश कर दिया है। तो 2 दफ़ा बैक स्टैब एक तरह से मैं कहूँगी कि किया गया, क्योंकि एक तरफ जी डायलॉग की बात हो रही है, सफारतकारी की बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब से हम ये देख रहे हैं कि तवातुर के साथ हमले किए जा रहे हैं। जो ईरान की सालमियत है, उसकी ख़ुद मुख्तारी है, उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको निशाना बनाया जा रहा है। और आई थिंक ज़िद शायद किया जा रहा है कि फिर ईरान भी अटैक करे। वाज़ेह रहे कि ईरान की जानिब से कैटेगोरिकली ये कह दिया गया था कि अगर अमेरिका इसमें कूदेगा तो बराह रास्त हम शराकतदार उसको तसव्वुर करेंगे और ये इट सेल्फ ये कहा जा सकेगा कि अब जंग का जो बिगुल है वो बच चुका है। और अब ज़ाहिर है कि अमेरिका इसमें जब कूद पड़ा है तो फिर अब 48 आवर्स अगेन बहुत ज़्यादा अहम हो गए हैं। उसमें ये देखना होगा कि ईरान की जानिब से अब किस तरह के रिटेलिएशंस अटैक्स किए जा चुके हैं। फिर अभी 10:30 ये ख़बर सामने आई थी कि ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रही कि ये तेल की आमदोरफ़्त के लिए एक बहुत ही इंतहाई अहम आबी रास्ता है जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ को भी और जो एशियन कंट्रीज़ को भी यहाँ से तेल की सप्लाई हो रही होती है। 39 किलोमीटर्स की गालिबन एक ये पैसेज है जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, बिकॉज़ दुनिया भर का जो 20% तेल है वो इन्हीं रास्तों से गुजर कर आ रहा होता है। और अगर ईरान की जानिब से इसकी बंदिश कर दी जाती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस न सिर्फ वेस्ट बल्कि मैं कहूँगी कि पूरी दुनिया में ही होंगे। तेल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जो जंग बढ़ने के ख़तरात हैं उनमें भी 2 गुना मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। फिर हमने ये भी देखा कि जब अमेरिका ने हमला किया तो कोई ईरान ने सरेंडर नहीं किया या शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, बल्कि उन्होंने वापस रिटेलिएशन अटैक किया है इज़राइल में, तल अवीव पर और मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ पर तबाही के मनाज़िर देखने गए हैं। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। फिर कुछ विजुअल सामने आए थे कि ये जो सेहूनी हैं इतने डरपोक और इतने कमज़र्व हैं, शेल्टर्स में बंकर्स में छुप चुके हैं और वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े इनके आपस में हो गए हैं। कुछ 3 को गिरफ़्तार कर लिया गया है, वहाँ भगदड़ की सूरत हाल मच गई है। तो ये तो इनका आलम है कि दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके ये अपनी जीत को इस तरह से सेलिब्रेट करने हैं। लेकिन आप देखें ना, जिस तरह नेतन्याहू ने बात की, जो उनकी प्रेस टॉक थी उसमें आप अगर बॉडी लैंग्वेज उनकी देखें तो कहीं से ये फील नहीं हो रहा था कि जो अहदाफ हैं उनको टारगेट किया गया हो, क्योंकि चेहरे पर वो खुशी और वो इत्मीनान नहीं था बल्कि परेशानी नज़र आ रही थी। तो ये मामला काफ़ी संगीन हो गया है, बिकॉज़ ईरान काफ़ी टाइम तक ये वार्न करता रहा था कि अगर हमारी फ़ौजी और न्यूक्लियर एसेट्स को निशाना बनाया गया तो फिर जाहिर है हमारी तरफ से भी रिटेलिएशन अटैक होंगे। अब जाहिर है अगर रियलिस्टिक हम बात करें तो ईरान ये कह तो रहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देगा, लेकिन सवाल ये है कि कितने दिनों तक वो बंद कर पाएगा, ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन हाँ, इकनॉमिकली इससे बड़े नुकसानात होंगे, ना सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका को भी, और जंग फिर मज़ीद भी बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर हो सकता है। लेकिन ईरान के लिए भी रिजॉल्व दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अब तक की जो ईरानी मज़ाहिमत रही है वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में रही है, बिकॉज इतनी सेंशंस के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने अपनी मेजर टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस तरह तवातुर के साथ वो हमले कर रहे हैं। बिकॉज जिस दिन फर्स्ट अटैक हुआ था टॉप लीडरशिप ईरान की, उसमें शहीद कर दी गई थी, उनको असैसिनेट कर दिया गया था क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर टारगेट किया गया था। लेकिन उसके कुछ ही वक्त में हमने देखा कि विद इन 6 to 8 आवर्स ईरान ने ज़बरदस्त अंदाज में कम बैक किया और जो अपने स्कूप ऑफ अटैक्स थे उनको आज तक जारी रखा हुआ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 600+ मेजर्स और जो ड्रोन्स हैं वो अलहदा से हैं ईरान इज़राइल पर फायर कर चुका है। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस किस्म का नुकसान इज़राइल को पहुंच सकता है ईरान की तरफ से। ज़रा मंजरनामे में थोड़ी पुरानी बातें भी करते हैं, क्योंकि ज़माना था जब एप्पल ऑफ आई था ईरान इज़राइल के लिए और अमेरिका के लिए। उस वक्त जब
وہاں پر رضا شاہ پہلوی کی گورنمنٹ تھی، لیکن ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد جب 1979 میں یہاں پر ریولوشن آیا جو کہ اسلامک ریولوشن ہے، اور اس کے بعد سے انہی آنکھوں میں ایران کھٹکنے لگا، جبکہ کبھی وہ ایپل آف دا آئی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو بیسکلی انہوں نے کہا ہے کہ صرف ان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا دیا ہے، یہ بڑی اچھی خبر ہے انٹرنیشنل پیس کے لیے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے، میں بار بار اس بات پہ امفسائز بھی کر رہی ہوں کہ اسرائیل خود انٹرنیشنل پیس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور نہ جانے کیوں امریکہ اتنے فیلیئرس کے بعد ایک نیا فرنٹ اپنے لیے کھول لیتا ہے۔ آپ کے پاس اگزامپل موجود ہے افغانستان کی، آپ کے پاس اگزامپل موجود ہے ویتنام کی، جہاں پہ انہیں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر 10 سال بعد امریکہ کو بھی پتہ نہیں کون سا وار ہسٹیریا پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر کہ یہ کسی نئی جنگ کے اندر کود جاتے ہیں۔ معاملہ بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان تھا، لیکن امریکہ نے خود اس میں کود کر ایک نیا فرنٹ کھول دیا ہے۔ پھر ظاہر ہے اس وقت سب کی جو نظریں ہیں وہ یونائٹڈ نیشن پہ ہی مرکوز ہیں، کیونکہ وہاں سے بھی ریسٹرینٹ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اور اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ لیکن میرا ایک بڑا معصومانہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سے جو بڑے ڈسٹریبیوٹ ہیں جو کہ بڑے کنٹریز کے درمیان ہوئے ہیں، چاہے آپ مسئلہ کشمیر کو لے لیں، چاہے آپ فلسطین کے معاملے کو لے لیں، یا آپ جو مسلم اسٹیٹس کے درمیان ایشوز رہے ہیں، ان میں کون سی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل کیا گیا ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن ڈسپیوٹ ریزالونگ کے اعتبار سے مجھے تو ایک فیل آرگنائزیشن لگتی ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی بڑے ڈسپیوٹس ابھی تک حل نہیں کروائے ہیں۔ اب دنیا بھر کی نظریں انہی کی طرف مرکوز ہیں۔ لیٹس سی اس بار ان کا کیا اسٹانس ہوتا ہے، کیونکہ باتیں تو بہت کی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ سیاسی جو مداخلت ہے، پھر جو ویٹو پاور کے مسائل ہیں وہ بڑے آڑے آ جاتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کے لیے یونائٹڈ نیشن جیسا ایک بڑا ادارہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے۔ سفارتکاری پر، ڈپلومیسی پر اگین زور دیا جا رہا ہے، مختلف ممالک انکلوڈنگ پاکستان کی جانب سے بھی اسی پر زور دیا جا رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ ایونچولی آپ ورلڈ وار 1 دیکھ لیں یا ورلڈ وار 2 دیکھ لیں، اس کے بعد جو بات چیت کے ذریعے ہی معاملات حل ہوئے ہیں۔ تو کل اب جو ایران کے صدر ہیں یعنی کہ مسعود پزشکیان صاحب، وہ جا رہے ہیں رشیا، اور رشیا سے بھی کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی تھیں کہ رشیا یہ کلیم کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا سوشل میڈیا کہ بہت سے ایسے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں جو کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنس دینے کے لیے، نیوکس لینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ ابھی ابتدائی سٹوری ہے، بہت زیادہ ابھی انفولڈ نہیں ہو پائی ہے، لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے اور ایران کوئی اگر بڑا حملہ کر دیتا ہے تو پھر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ورلڈ وار 3 میں اسٹیپ کر جائیں گے، جس کے امکانات اب بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی معاملات یہاں پر تھم جائیں، اور جو تینوں ممالک ہیں ابھی ایران ہے، اسرائیل ہے اور جو امریکہ ہے، وہ ذرا ریسٹرین کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ہم بالکل بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ امریکہ کی جانب سے اس طرح کی کوئی کارروائی دیکھنے میں آئے گی، کیونکہ ٹرمپ خود بھی بار بار یہ کہتے رہے ہیں دیٹ وی وانٹ پیس، وی ڈونٹ وانٹ اینی وار، لیکن ان کی جانب سے اب ایک نیا فرنٹ کھول دیا گیا ہے جو کہ اٹ سیلف نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ پھر اس اعتبار سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے لازمی کرنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔